नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी में खो जाने वाले हैं जो सीधे दिल तक पहुंचती है। ये कहानी है मशहूर राइटर खुशवंत सिंह की और उनकी दादी की। उन्होंने अपनी दादी का एक पेन पोर्ट्रेट बनाया है, यानी शब्दों से उनकी ऐसी तस्वीर खींची है कि वो हमारी आंखों के सामने जिंदा हो उठती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ उनकी दादी कैसी दिखती थी या क्या करती थी इसके बारे में नहीं है। असल में ये उनके रिश्ते की कहानी है। एक ऐसा रिश्ता जो वक्त के साथ साथ बदला, पर इसकी गहराई कभी कम नहीं हुई। ये कोट बिल्कुल सही कहता है कि लेखक ने बड़ी खूबसूरती से उनके इस कनेक्शन को, उनके इस बॉन्ड को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। तो सबसे पहले चलिए लेखक की आंखों से उनकी दादी को देखते हैं। उनका पोर्ट्रेट कैसा था, वो उन्हें कैसे याद करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। अच्छा, तो उनकी दादी का अपीयरेंस कैसा था? देखिए, लेखक कहते हैं वो बहुत बहुत बुजुर्ग थीं। उनका चेहरा रिंकल्ड था, यानी झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी उनके चेहरे पर लिखी हो। फिजिक की बात करें तो शॉर्ट, फैट और स्लाइटली स्टूप्ड बिट, थोड़ी झुकी हुई। और हाँ, वो हमेशा स्पॉटलेस वाइट यानी बिल्कुल साफ सुथरे सफेद कपड़े पहनती थी, जो एकदम उनकी पर्सनालिटी को सूट करता था, एकदम शांत और पवित्र। और दो चीजें तो उनकी पहचान ही बन गई थीं। एक, उनके होंठ जो हमेशा एक साइलेंट प्रेयर, एक मौन प्रार्थना में हिलते रहते थे। और दूसरा, उनके हाथ में हमेशा एक रोजरी यानी एक जाप माला रहती थी, जिसके मन की वो घुमाती रहती थी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरी बात है। खुशवंत सिंह कहते हैं कि उनकी दादी प्रिटी नहीं थीं, यानी उस तरह की सुंदर नहीं जिसे हम आमतौर पर सोचते हैं, पर फिर भी वो ब्यूटीफुल थीं। क्यों? उनकी सिरेनिटी की वजह से। उनके अंदर जो एक शांति थी, एक ठहराव था, वो उन्हें खूबसूरत बनाता था। ये फिजिकल ब्यूटी नहीं, बल्कि एक अलग ही लेवल की, एक रूहानी सुंदरता थी। तो चलिए अब उनके रिश्ते के गोल्डन एरा की बात करते हैं। ये वो दौर था जब वो गांव में रहते थे और उनकी दोस्ती अपने पीक पर थी। सच में उनका बॉन्ड तब सबसे मजबूत था। उनका गांव का रूटीन इतना प्यारा था, जरा इमेजिन कीजिए। दादी ही उन्हें सुबह उठाती थीं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती थीं, ब्रेकफास्ट भी साथ में, वही बासी चपाती मक्खन के साथ। फिर वो उनका हाथ पकड़कर स्कूल तक छोड़ने जाती थीं। और स्कूल भी कैसा, मंदिर से जुड़ा हुआ। तो जब खुशवंत सिंह पढ़ रहे होते, दादी पास के मंदिर में स्क्रिप्चर्स यानी धार्मिक ग्रंथ पढ़ती थीं। और वापसी का सफर, वो भी एक एडवेंचर था, क्योंकि रास्ते में गांव के कुत्तों को रोटी खिलाते हुए आते थे। मतलब सुबह से शाम तक उनका हर पल एक साथ था। यही तो उनकी दोस्ती की फाउंडेशन। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। उनकी जिंदगी में भी आया। ये टर्निंग पॉइंट था जब वो गांव छोड़कर शहर शिफ्ट हो गए। और बस यहीं से उनके रिश्ते में धीरे धीरे एक दूरी आनी शुरू हो गई। आप यहाँ साइड बाय साइड देख सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव था। गांव में वो साथ में पैदल स्कूल जाते थे। शहर में अब मोटर बस थी। गांव का मंदिर वाला स्कूल अब एक मॉडर्न इंग्लिश स्कूल बन गया था, जहां स्क्रिप्चर्स नहीं, साइंस पढ़ाई जाती थी। और उनके दोस्त, गांव के कुत्ते, उनकी जगह अब आंगन में आने वाली चिड़ियों ने ले ली थी। हर एक चीज बदल रही थी, और ये बदलाव उन दोनों के बीच का जो साथ था उसे कम करता जा रहा था। और दादी को ये नया शहरी लाइफ, खासकर ये नया स्कूल, बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्हें सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से थी कि स्कूल में भगवान या धर्म के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। अब वो उनके होमवर्क में भी हेल्प नहीं कर सकती थी, क्योंकि सब कुछ इंग्लिश में था। और सबसे बड़ी बात, जब उन्हें पता चला कि स्कूल में म्यूजिक लेसन्स भी दिए जाते हैं, तो वो बहुत डिस्टर्ब हो गई। उनके लिए म्यूजिक जेंटल फोक यानी भले लोगों का काम नहीं था। पर उन्होंने कुछ बोला नहीं। उनकी जो नाराजगी थी वो उनकी कंस्पिक्यूअस साइलेंस में दिखती थी, यानी उनकी चुप्पी इतनी भारी थी कि वो चीख चीख कर सब कुछ कह रही थी। अब कहानी आगे बढ़ती है। लेखक यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं और दूरियां और बढ़ जाती हैं। तो अकेलेपन में बादी ने क्या किया? उन्होंने अपना नया साथी किसे बनाया? चलिए देखते हैं। ये एक बड़ा मोमेंट था जब लेखक को यूनिवर्सिटी में अपना अलग रूम मिला। तो उनके बीच की दोस्ती का जो आखिरी कॉमन लिंक था, जो एक शेयर्ड रूम था, वो भी टूट गया। पर दादी ने क्या किया? कोई शिकायत नहीं। उन्होंने अपने इस सिक्लूजन को, इस अकेलेपन को विद रेजिग्नेशन यानी चुपचाप, बिना किसी विरोध के कबूल कर लिया। लेकिन उस अकेलेपन में भी उन्होंने खुशी ढूंढ ली। दिन का सबसे सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट उनके लिए क्या था? सिर्फ आधा घंटा, 30 मिनट्स। ये वो वक्त था जब वो चिड़ियों को रोटी के टुकड़े खिलाती थीं। यही उनके दिन का हाईलाइट था। और ये सीन कमाल का था। सैकड़ों चिड़ियां, हंड्रेड्स ऑफ देम, उनके पास आ जाती थी। कुछ उनके पैरों पर बैठती, कुछ कंधों पर, कुछ तो सर पर भी, बिल्कुल बेखौफ। इससे पता चलता है
कि उनके और उन चिड़ियों के बीच कितना गहरा, कितना ट्रस्ट वाला कनेक्शन बन गया था। और अब हम कहानी के फाइनल चैप्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये सफ़र लेखक के विदेश जाने से शुरू होता है और उनकी वापसी पर ख़त्म होता है। ये होमकमिंग एक योद्धा की होमकमिंग जैसी थी। चलिए एक बार जल्दी से उनके बॉन्ड की जर्नी को रीकैप करते हैं। गांव में उनकी दोस्ती पीक पर थी। शहर में आके दूरियां शुरू हुईं, जो कि एक टर्निंग पॉइंट था। यूनिवर्सिटी में उनका कॉमन रूम का लिंक भी टूट गया। और जब लेखक विदेश गए तो स्टेशन पर जो उनका मिलना हुआ वो उनका आखिरी फिजिकल कॉन्टैक्ट था। और फिर होमकमिंग, जो उनका फाइनल रीयूनियन और उनका आखिरी फेयरवेल भी बना। जब लेखक 5 साल बाद लौटकर आए, उस शाम कुछ अजीब हुआ, कुछ ऐसा जो दादी ने अपनी पूरी जिंदगी में पहली बार किया था। उन्होंने उस शाम अपनी प्रेयर स्किप कर दी। सोच सकते हैं, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, एक ढोलक ली और घंटों तक योद्धाओं के घर लौटने वाले गीत गाती रहीं, बिल्कुल जश्न मना रही थीं। फैमिली ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उनकी उम्र का हवाला दिया, पर वो नहीं रुकी। इस ओवरस्ट्रेन का नतीजा, अगली सुबह उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने सबको बता दिया कि उनका अंत नज़दीक है। वो शांति से अपने बेड पर लेट गईं, प्रार्थना करते हुए, अपनी माला जपते हुए। और फिर अचानक उनके होंठ हिलने बंद हो गए। उनकी माला उनकी बेजान उंगलियों से नीचे गिर गई। शी वॉज गॉन। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हुई। दादी के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा नहीं था। एक साइलेंट ट्रिब्यूट, एक ऐसी विदाई जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। जब सब लोग उनके अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब हजारों चिड़ियां वहां आ गईं। वो वहां जमीन पर उनकी बॉडी के चारों तरफ बिल्कुल शांत बैठी थी। कोई आवाज नहीं, कोई चहचहाना नहीं। देयर वाज नो चर्पिंग। एक अजीब सी गंभीर खामोशी छा गई थी। ये चिड़ियां वहां शोक मनाने आई थी। लेखक की मम्मी ने सोचा वो शायद भूखी हैं, तो उन्होंने रोटी के टुकड़े उनकी तरफ फेंके। पर उन चिड़ियों ने रोटी की तरफ देखा तक नहीं। दे टुक नो नोटिस। और जैसे ही दादी की बॉडी को वहां से ले जाया गया, वो सब बिल्कुल शांति से एक साथ उड़ गईं। अगली सुबह वो रोटी के टुकड़े वैसे के वैसे ही पड़े थे, जिन्हें साफ करना पड़ा। यही इस कहानी का सबसे पावरफुल हिस्सा है। उनका ब्रेड क्रम्स को इग्नोर करना, ये इस बात का सबूत है कि उनका और दादी का रिश्ता सिर्फ खाने पीने का नहीं था। ये एक गहरा, अनबोल, सच्चा प्यार था। तो आखिर में इस कहानी के कोर थीम्स क्या हैं? हम इससे क्या सीख सकते हैं? सबसे पहले, लव एंड फ्रेंडशिप, एक ऐसा अनकंडीशनल बॉन्ड जो वक्त के साथ रूप बदल सकता है पर कभी टूटता नहीं। दूसरा, फेथ एंड एक्सेप्टेंस, दादी की अपनी आस्था और उनका हर बदलाव को शांति से स्वीकार कर लेना। और तीसरा, द ब्यूटी ऑफ ओल्ड एज, सुंदरता सिर्फ चेहरे में नहीं बल्कि शांति और कैरेक्टर में होती है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं ना, ये उनकी फिजिकल क्लोजनेस को दिखाता है। देखिए, विलेज ईयर्स में 100%, फिर सिटी में ये कम हुआ और यूनिवर्सिटी ईयर्स में और कम। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस था। उनका इमोशनल बॉन्ड, उनका दिल का रिश्ता, वो आखिर तक उतना ही स्ट्रांग रहा। और अब मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाता हूं। जरा सोचिए, उन चिड़ियों का वो साइलेंट ट्रिब्यूट, वो मौन श्रद्धांजलि हमें अनस्पोकन लव के बारे में क्या सिखाती है? और ये भी कि हम इंसान, जानवर, हर जीव के साथ कैसे कैसे अनोखे कनेक्शंस बना सकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।